नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय नारायण तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर एम.डी विभाग, शिक्षा संकाय, संत तुलसीदास पीजी कॉलेज, कादीपुर, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी में शिक्षण की जो विषय वस्तु हम लेकर आए हैं वह आज आपके लिए एक सामान्य जानकारी के रूप में, जिससे आप पूर्व परिचित हैं, उसको लेकर आए हैं। अब आप पूछेंगे कि सामान्य जानकारी जो हमको है तो आप क्यों लेकर आए? कारण है इसमें तमाम ऐसी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो पूछे जाने पर कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आप उसका उत्तर देने में अपने को असहज महसूस करते हैं। इसलिए आपको उस असहजता से, उस डाउट से बाहर निकालने के लिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाने के लिए, आत्मनिर्भर होने के लिए, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हमने आज हिंदी को सरल रूप से सीखने के लिए सबसे पहले आज हम वर्णमाला और वर्ण के विषय में बताना चाहेंगे। वर्ण क्या होता है, वर्णमाला क्या होती है, स्वर क्या होते हैं, स्वर के प्रकार कितने होते हैं, अनुनासिक क्या होता है, अनुस्वार क्या होता है, निरनुनासिक क्या होता है, विसर्ग क्या होता है, इनके क्या उपयोग होते हैं, इनकी क्या पहचान होती है, ह्रस्व दीर्घ प्रूफ क्या होते हैं, और लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है, उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है वर्णमाला में। इन सारी चीज़ों को हम आज बताने का आपको प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम चार्ट पर ध्यान देते हैं। जैसे देखें, वर्णमाला का सरल ज्ञान, इसमें लिखा हुआ है वर्ण क्या होता है। सबसे पहले हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, भाषिक ध्वनियों को लिखित रूप में वर्ण या अक्षर कहते हैं। अर्थात जब ध्वनियाँ एक भाषिक बोलचाल की भाषा में आ जाती हैं और उनको लिपिबद्ध किया जाता है तो वे वर्ण का रूप धारण कर लेती हैं, अक्षर को धारण कर लेती हैं। वर्ण या अक्षर उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिनका खंड ना हो। अर्थात अक्षर या वर्ण, ये जो ध्वनि होती है यह अविभाज्य होती है, सबसे छोटी इकाई भाषा को होती है, इसका और अधिक खंड नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसे अविभाज्य इकाई के रूप में माना जाता है। ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्ण माला कहते हैं। जो वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है, वर्णों को जिस जगह सजाया जाता है, एक व्यवस्था क्रम दिया जाता है, आर्डर दिया जाता है, उसी के आधार पर इसको हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण हैं, जिसमें 10 स्वर तथा 35 व्यंजन हैं। स्वरों में आ है, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, यानी ये 10 ये स्वर हो गए और 35 व्यंजन है। क्योंकि व्यंजन की बात जब हम बताएंगे आपको कि व्यंजन में किस प्रकार से उसको लिख करके हम आपको समझाएंगे, तो आप यहाँ समझिए कि 35 व्यंजन है और 10 है आपके स्वर हैं, मिला करके 45 हो जाते हैं। किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर, प्रोनाउंसिएशन के आधार पर। लेखन के आधार पर वहीं पर वर्णों की संख्या 52 हो जाती है। कैसे? जिसमें 13 स्वर होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं। यहाँ पर आपने देखा 10 स्वर, तो यहाँ पर कितने हो गए? 13 स्वर हो गए। व्यंजन 35 यहाँ भी, 35 वहाँ पर भी है, व्यंजन होते हैं। और 4 संयुक्त व्यंजन हैं। जैसे स्वरों में कौन कौन से लिया जाता है? आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, आ। ये 13 स्वर आपके हो गए। और 4 संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन आपको पता होगा, छ, त्रा, ज्ञा, स्रा। छ, त्रा, ज्ञा और स्रा, ये 4 हमारे क्या होते हैं? ये संयुक्त व्यंजन होते हैं, जो दो वर्णों के मिश्रण से बनते हैं। अब आप देखेंगे 4 संयुक्त हो गए और 13 आपके स्वर हो गए, 17 हो गए। 17 में जब आप 35 को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 52। इसलिए 52 लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या मानी जाती है। अब स्वर क्या होता है, वावेल्स क्या होते हैं, इसको हम देखते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी व्यवधान के होता है उन्हें स्वर कहते हैं। ये स्वतंत्र वर्ण है, इनके उच्चारण में होठों का प्रयोग होता है। ये व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं। इनकी संख्या 11 है। अर्थात स्वर का प्रयोग होता है कि ऐसे वर्ण, ऐसी ध्वनि जिनके उच्चारण करने में किसी भी प्रकार से मुख के अंदर कोई घर्षण ना हो, संघर्षण ना हो, किसी प्रकार का स्पर्श ना हो, यानी स्वर एकदम स्वतंत्र होते हैं। जबकि व्यंजनों को जब आप उच्चारण करेंगे तो देखेंगे वहाँ पर प्रत्येक वर्ण कहीं न कहीं से वह कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, होष्ठ आदि से वह संघर्षित होता है, स्पर्श होता है, तब बाहर निकलता है। लेकिन स्वर ऐसे हैं जो केवल होठों के आकार प्रकार पर ही अपनी ध्वनि को प्रदर्शित करते हैं, बोधित करते हैं, निकालते हैं। जैसे आप देखिए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अ। मान
माने इस तरह से जो हम बोल रहे हैं इसमें देखिए स्पर्श नहीं है, गले से सीधे कंठ से निकला, होठों के आकार पर डिपेंड हुआ और वे निकल आए, इसलिए इन्हें स्वतंत्र चर या स्वतंत्र वर्ण कहते हैं। और ये वर्ण जो होते हैं ये व्यंजनों के सहायक होते हैं। अब देखिए इनकी संख्या 11 दिया जा रहा है। 11 कपड़ा है, इसमें जो अब तक 10 आपने देखा, यहाँ पर इन्होंने इसको री को ग्रहण कर लिया है, इसलिए इनकी संख्या 11 हो जाती है। अब देखें अ आ ई उ री ए ओ औ, ये देखिए संख्या इनकी कितनी हुई 11। यहाँ पर इन्होंने ग्रहण क्या किया है, अर्थात इन्होंने री को ले लिया है, इसलिए इनकी संख्या 11 हुई। तो स्वतंत्र स्वर 11 हो गए। और लेखन के आधार पर जब हम लेते हैं तो इनकी संख्या केवल 13 होती है, और जब उच्चारण के आधार पर उनकी संख्या 10 मानी जाती है, जबकि स्वरों की संख्या उस तरह से देखें तो कितनी होती है 11 होती है। अब देखते हैं अंग और आह, ये ना तो स्वर हैं और ना तो व्यंजन, किंतु ये स्वरों के सहारे चलते हैं। इनका उपयोग स्वर और व्यंजन दोनों में होता है, इन्हें अयोगवाह कहते हैं। कहानी का प्राय है कि जो अंग और आह हैं, क्योंकि आते तो है स्वर की श्रेणी में, लेकिन ये पूरी तरह से ना तो स्वर है और ना तो पूरी तरह से व्यंजन है, ना तो इनको स्वर में मान्यता दी गई, ना तो व्यंजन के साथ इनको मान्यता दी जा रही है, इसलिए इनका कोई किसी के साथ योग नहीं बनता है, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। क्योंकि जो अंग है और अह है, अर्थात जो अनुस्वार है और जो विसर्ग है, ये बिना स्वरों की सहायता के उच्चरित नहीं होते हैं। जैसे अतः, प्रायः, दुख, ये सब ऐसे शब्द हैं आप देखेंगे उसमें स्वर है, स्वर के बाद तब विसर्ग लगता है, तब उनका उच्चारण हो पाता है। इसी तरह से अनुस्वार या अंग की मात्रा को देखेंगे, जैसे रामम, गंगा, जलम, पवित्रम। अब देखिए प्रत्येक में स्वर है पहले, इसके बाद उस पर अनुस्वार लगता है। ये सीधे सीधे किसी व्यंजन पर नहीं लग पाता है, ना उच्चारित हो पाता है, इसीलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं और स्वरों के सहायक अर्थात स्वरों की सहायता से चलने वाले वर्ण के रूप में जाने जाते हैं। अब देखिए स्वर मूल रूप से कितने प्रकार के होते हैं। कहा रहा है कि स्वर, ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त स्वर की दृष्टि से 3 प्रकार के होते हैं। अर्थात स्वर जो होते हैं वे ह्रस्व होते हैं, दीर्घ होते हैं और प्लुत होते हैं। अब ह्रस्व क्या है, दीर्घ क्या है, प्लुत क्या है, आइए इसको समझते हैं। ह्रस्व का प्राय होता है जैसे छोटा है, छोटी है, छोटा उ है और री, ये एक मात्रा वाले होते हैं, इसलिए इन्हें हम ह्रस्व कहते हैं। वहीं पर आ ई उ, ये जो है 2 मात्रा वाले होते हैं, इसलिए इनको दीर्घ कहा जाता है। संयुक्त का प्राय होता है जो 2 स्वरों के मेल से जो स्वर बनते हैं संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आ है ई, आ ई को मिला देंगे तो ए हो जाएगा, वृद्धि करेंगे तो ए हो जाएगा। उसी तरह से आ और उ को मिलाएंगे तो ओ बनता है, वृद्धि करते हैं ओ बनता है, इसलिए 2 स्वरों के मेल से बने, इसलिए इनको संयुक्त स्वर कहा जाता है। अब देखिए स्वर में ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त को हमने ले लिया। आगे बढ़ते हैं। ये जो आपके स्वर दिखाई पड़ रहे हैं, ये तो देखिए इनका एक आकार रूप लिपि दिखाई दे रही है, लेकिन इन लिपियों को हम अन्य मात्राओं के रूप में प्रदर्शित करते हैं, लिपियों के रूप में प्रदर्शित करते हैं, इसलिए मात्रा हो जाते हैं। अब वो मात्रा क्या है, क्योंकि उसी स्वर के एक प्रारूप बनाए गए हैं जो किसी भी व्यंजन के साथ लगते हैं, तो ठीक उसी प्रकार का ही उच्चारण या ध्वनि निकलती है जिस प्रकार से इस स्वतंत्र रूप से अपने उच्चारण को, ध्वनि को देते हैं। जैसे आ है, इससे आ की मात्रा ई है, ई की मात्रा छोटी, बड़ी, इस प्रकार की मात्राओं के एक संकेत बना लिए हैं जिनके लगने से व्यंजनों से ठीक उसी प्रकार की ध्वनि प्रस्तुत होती निकलती है। देखिए मात्रा चिन्ह व्यंजनों के विविध उच्चारण में जब उनके साथ स्वर का योग होता है, तब स्वर का वास्तविक रूप जिस रूप में परिवर्तित होता है उसे मात्रा कहते हैं। अर्थात जो स्वर होते हैं ये निश्चित रूप से किसी न किसी व्यंजन के साथ प्रयुक्त होते हैं, और जिस व्यंजन के साथ प्रयुक्त होते हैं वह उसके रूप को परिवर्तित करके ध्वनि को परिवर्तित कर देते हैं। जैसे का है, का में अगर हम ई की मात्रा को लगा देते हैं, ई स्वर को लगा देते हैं तो उसका रूप परिवर्तित होकर की हो जाता है। इसी तरह से अगर री का मात्रा लगाते हैं तो क्री हो जाता है। यानी हम देखें तो उनकी मात्रा लगते ही स्वर का उस व्यंजन के साथ संयोग होते ही तो क्या होते हैं, अपने रूप को परिवर्तित करते हैं, ध्वनि में परिवर्तन आ जाता है। इस तरह से स्वर का योग होता है तब स्वर का वास्तविक रूप जिस रूप में परिवर्तित होता है उसे मात्रा कहते हैं। अर्थात मात्राओं के द्वारा जब स्वरों का रूप परिवर्तित होता है व्यंजनों के साथ, तो निश्चित रूप से वे स्वर कहलाते हैं या मात्रा कहलाते हैं। अपने स्वरों की जो पहचान चिन्ह के रूप में होती है वो मात्रा कहलाती है। अब ये मात्राएं 3 प्रकार की होती हैं, अर्थात मात्राओं के आधार पर भी हम
इनको 3 भागों में बांटते हैं, हरस, दीर्घ और प्लुत। यहाँ पर क्या है, मात्रा कितनी होती है, 3 प्रकार की होती है, हरस होता है, दीर्घ होता है और प्लुत होता है। हरस और दीर्घ को आपने पहले समझा, जैसे हरस 1 मात्रिक होता है, दीर्घ 2 मात्रा वाले होते हैं और प्लुत 3 मात्रा वाले होते हैं। अब 1 मात्रा, 2 मात्रा, 3 मात्रा से क्या मतलब है, जैसे जो हरस होता है 1 मात्रा, जैसे छोटी ई है, छोटा ऊ है और री है। इसमें देखिए जब गणना करेंगे तो एक एक मात्रा की केवल गणना करेंगे। यहीं पर जो छोटा आ है, जिसे हरस आ कहते हैं, इसका कोई चिन्ह नहीं होता है, अर्थात ये स्वतंत्र होता है। यह समस्त व्यंजनों के साथ निश्चित रूप से अनिवार्य रूप से उद्धृत होता है, उच्चरित होता है, इसलिए इसका कोई चिन्ह नहीं है। दीर्घ स्वर क्या होता है, 2 मात्रा आ, माने जो 2 मात्रा वाले स्वर होते हैं उनको दीर्घ कहते हैं। जैसे बड़ा आ है, देखिए आ की मात्रा का चिन्ह लगाया गया, इस प्रकार से बना देते हैं। बड़ी ई है, इसका चिन्ह इस प्रकार से कर देते हैं। इसी तरह से बड़ा ऊ है, इसका चिन्ह देखिए ऐसे लगाते हैं। ए है, इसका चिन्ह ऐसे होता है। ऐ है, इसका चिन्ह देखिए इस प्रकार से बनाते हैं। ओ है, इसका चिन्ह ऐसे कर देते हैं। औ है, इसका चिन्ह इस प्रकार से बना देते हैं। अगर इन चिन्हों को हम किसी भी व्यंजन के साथ लगाते हैं तो उनका रूप उसी स्वर के समान ही उच्चरित होता है, उस व्यंजन को भी उसी स्वर के ध्वनि के अनुरूप उच्चारण करने के लिए विवश कर देते हैं। अब देखिए, जब इनकी गणना हम करते हैं तो 2 मात्रिक होते हैं, अर्थात ये सिंगल नहीं होते हैं, इनकी 2 मात्रा होती है, अर्थात इनके पास दूना मात्रा होती है हरस की अपेक्षा। अब प्लुत देखिए, प्लुत का क्या होता है, 3 मात्रा वाले जो स्वर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्लुत कहते हैं। और प्लुत जो होता है यह ज्यादा से ज्यादा संस्कृत में भी प्रयोग होता है, हिंदी में इसकी व्यवस्था प्रयोग की कम होती है। जैसे ओम इंग्लिश का शब्द है, ओ, उ और मा, यानी हम जब इनको मिलाते हैं तो ओम बनता है। तो जिस भी स्वर को, अर्थात दीर्घ स्वर को या ह्रस्व स्वर को हम जितने अधिक देर तक उस पर बलाघात करते हैं, बोलते हैं, प्रसरण करते हैं, उतना ही वह प्लुत होता चला जाता है, अर्थात उसकी मात्राएं बढ़ती जाती हैं। जैसे किसी को बुलाना हो, हम कहते कह रहे हैं आओ, तो ओ देखिए पहले से ही वह दीर्घ मात्रिक है, 2 मात्रा वाला है, लेकिन आओ जिस प्रकार से उसमें से ध्वनि निकल रही है वह उसको त्रिमात्रिक बना देता है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि त्रिमात्रा का प्राय होता है कि जब किसी भी दीर्घ स्वर पर हम और अधिक बल देते हैं तो वह प्लुत हो जाता है। और प्लुत को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, 3 के अंक का निशान बना देते हैं। उसका एक पहचान है, उसकी यही संकेत है। हम उसमें 3 का निशान अगर बना देते तो ओम है, देखिए यहाँ पे 3 का निशान बना दिया गया अंक का, ये ओम है, इसमें प्लुत मान लेते हैं। अब आप देखिए अनुस्वार क्या होता है, अनुनासिक क्या होता है और विसर्ग क्या होता है। तो देखिए अनुनासिक जिन स्वरों का उच्चारण मुख एवं नाक के सहयोग से होता है एवं उच्चारण में लघुता रहती है, अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। जैसे आंख है, चांद है, दांत है। इसका प्राय है तो अनुनासिक वर्ण जो होते हैं वे मुख और नासिका दोनों के सहयोग से होते हैं। तो मुख नासिका से द्वारा उच्चरित होने के कारण इन्हें अनुनासिक कहते हैं। और इन्हीं को हम चंद्र बिंदु कहते हैं। जैसे होता है ना चंद्र बिंदु, अर्थात चंद्रमा का आकार बना करके उसमें बिंदी लगा देते हैं, ये चंद्र बिंदु के रूप में भी जाने जाते हैं। इसका उदाहरण क्या होता है, जैसे आंख, आप देखिए उच्चारण करेंगे तो ध्वनि जो होती है मुख के साथ साथ वह नाक से भी निकल रही है। चांद, अर्थात चांद आप बोलकर देखें, इसमें निश्चित रूप से जो ध्वनि आ रही है वह मुख के साथ साथ नासिका से भी आ रही है। दांत, अर्थात मुख के साथ नासिका से ध्वनि निकल रही है, जो अनुनासिक के रूप में है, जिसको हम चंद्रबिंदु के रूप में, इस रूप में चिन्हित करते हैं। दूसरा होता है निरनुनासिक, अर्थात जो अनुनासिक नहीं है, अर्थात ऐसे वर्ण जिसमें केवल मुख से ही उच्चारण होता है, उसमें नाक से कोई ध्वनि नहीं निकलती, नासिका का कोई सहयोग नहीं होता है, वे सारे वर्ण या जो स्वर हैं वे सब अनुनासिक है, निरनुनासिक कहलाते हैं, निरनुनासिक कहलाते हैं। जैसे होता है ना आना, जाना, उठना, बैठना, उछलना, कूदना, खाना, पीना, सोना, बातचीत करना, ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें सीधे सीधे मुख से ध्वनि निकल रही है, नासिका का कोई इसमें सहयोग नहीं हो रहा, इसलिए इन्हें हम निरनुनासिक कहते हैं। अब देखिए अनुस्वार क्या होता है। अनुस्वार का एक चिन्ह होता है, इस प्रकार से पाई लगा करके जब शिरोरेखा के ऊपर हम किसी भी वर्ण के बिंदी लगा देते हैं तो उसे हम अनुस्वार कहते हैं। यह स्वर के बाद आने वाला ऐसा व्यंजन है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है। अब देखिए
मुख से ना निकल किसकी ध्वनि कहाँ से निकलती है? नाक से निकलती है। अनुनासिक और अनुस्वार में ही अंतर है। अनुनासिक में मुख और नासिका दोनों के सहयोग से ध्वनि निकलती है, जैसे आंख। और जो अनुस्वार होता है इसमें ध्वनि सीधे सीधे नाक के द्वारा ही निकलती है, जैसे गंगा, पंजा, चंचल, कंबल। अर्थात जो ध्वनि अंक की आ रही है वह कहाँ से आ रही है? सीधे सीधे नासिका से आ रही है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। इसका एक चिन्ह होता है। अब देखिए विसर्ग क्या होता है। विसर्ग इसका इस प्रकार से चिन्ह होता है, दो डॉट दिखाएं। इसका उच्चारण हा के समान होता है। अर्थात जो विसर्ग अगर किसी भी व्यंजन के स्वर के बाद, अर्थात व्यंजन को उच्चारण कपड़ा होता है, उसके बाद अगर लगाया जाता है तो उसको जो उच्चारण की ध्वनि होती है वह हा के समान होती है। यह स्वर की सहायता से उच्चरित होता है, अर्थात यह स्वतंत्र चर नहीं है। बिना स्वर के इसका उच्चारण संभव नहीं होता है, जैसे प्रायः, अतः, दुख आदि। अर्थात ये सब ऐसे हैं। देखिए प्रायः में आ है, इसके बाद विसर्ग आया है। अतः ता में आ है, इसके बाद विसर्ग आया है। दुख द में ऊ है की मात्रा, इसके बाद विसर्ग लगा है। इसलिए ये हमेशा क्या होते हैं? स्वरों की सहायता से उच्चरित होने वाले होते हैं। और इस प्रकार से चिन्ह लगा देते हैं तो उसका ध्वनि जो उच्चारण होता है वो हा के समान हो जाता है। तो अब तक आपने ये स्वर के विषय में समझा कि स्वर कौन से होते हैं। अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि स्वर में ह्रस्व दीर्घ प्लुत क्या होता है, संयुक्त स्वर क्या होते हैं, अनुनासिक क्या, निरुनासिक क्या और अनुस्वार विसर्ग क्या होते हैं। इसको अब तक स्वरों के विषय में हमने बताया। अब आप देखिए व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन वर्ण किसे कहा जाता है और ये व्यंजन कितने होते हैं लेखन की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से, हम किसको ग्रहण करते हैं किसको छोड़ते हैं। तो देखिए व्यंजन वर्ण स्वर की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात जो स्वरों की सहायता से उच्चरित होते हों उनको हम उन ध्वनियों को वर्ण या व्यंजन कहते हैं। ये अर्धमात्रा वाले होते हैं, अर्थात ऐसे जो व्यंजन होते हैं ये आधी मात्रा वाले होते हैं। जैसे आधी मात्रा का प्राय क्या होता है, जैसे आप देखेंगे ना का लिखा है, का में हल कर दिया अर्थात मात्रा निकाल दिए, आ अलग कर दिए, का और आ मिलकर के का बनता है। इसी तरह से ग है, ग और आ मिलकर के का बनता है। यानी इसमें आ जरूर लगा था। कोई भी वर्णमाला का जो व्यंजन है अगर उसका आप उच्चारण करेंगे वह बिना स्वर के आ के उच्चरित नहीं हो पाता है। इसीलिए क्योंकि आधा व्यंजन है आधा मात्रा है, इसलिए इसे अर्धमात्रिक कहा जाता है। इनका उच्चारण संभव नहीं है स्वरों के बिना, अर्थात बिना स्वरों के इनका उच्चारण संभव नहीं हो पाता है। अब हम देखते हैं कि हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। कैसे? अब आइए हम लेखन के आधार पर और फिर उच्चारण के आधार पर दोनों की संख्या को अलग अलग बताते हैं, जिससे आपका कंफ्यूजन दूर हो सके। क्योंकि यहीं पर हम मात खा जाते हैं कि लेखन के आधार पर कितना होता है, उच्चारण के आधार पर कितना होता है, किसको क्या माने, किसको छोड़े, किसको ग्रहण करें। तो अब आप देखेंगे लेखन के आधार पर ये देखिए क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ अड़ा, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श ख स ह छ त्र ज्ञ स्र अड़ा और अढ़ा। ये इतने आपके व्यंजन हैं। अब आप देखेंगे का च ट त प, इसमें देखिए 5 वर्ड आ रहे हैं एक साथ, माने 5 वर्णों का एक समूह हो रहा है, इसलिए इनका एक वर्ग हो जाता है। जैसे का में ख ग घ अंगा है, इन्हें का वर्गीय कहते हैं। चा है च छ ज झ इया, तो पहला चा है इसलिए इसे चा वर्गीय कहते हैं। इसी तरह से ट ठ ड ढ अड़ा है, इसे टा वर्गीय कहते हैं। त थ द ध न है यानी ये ता वर्गीय हो जाएगा। प फ ब भ म, इसे हम पा वर्गीय कहते हैं। और ये सब जो है मुख के अंदर से जब उच्चरित होते हैं, कहीं कंठ से, कहीं तालु से, कहीं मूर्धा से, कहीं दांत से, कहीं होष्ठ से, इनका स्पर्श होता है, संघर्षण होता है, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। अब आप देखेंगे या रा ला वा, ये अंतस्थ वर्ण होते हैं या अर्ध स्वर कहे जाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। अब या रा ला वा को अंतस्थ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्वर भी होते हैं और व्यंजन भी होते हैं, ये दोनों के मध्य में होते हैं। इनका हम स्वर के रूप में भी उच्चारण करते हैं, प्रयोग करते हैं, और व्यंजन के रूप में भी उच्चारण करते हैं। जैसे या है ई हो जाता है, रा है तो री हो जाता है, ला है तो ली हो जाता है, वा है तो ऊ हो जाता है। यानी जब मात्रात्मक रूप में स्वर के रूप में आते हैं तो ई री ली और ऊ हो जाता है। इसलिए
चूंकि ये स्वर के रूप में भी उच्चारित होते हैं और व्यंजन के रूप में, इसे अंतस्थ या अर्धस्वर कहा जाता है। इनकी जो संख्या कितनी है, 4 है। अब देखिए श ख स हा, ये जो स ख स हा है ये ऊष्म व्यंजन है, इनकी संख्या 4 है। ये श ख स ऊष्म क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ऐसे वर्ण हैं जिनकी ध्वनि जब निकलती है मुख से बाहर तो इसमें बड़ा संघर्षण होता है, अधिक प्राणवायु को निकालना पड़ता है, गर्मी उत्पन्न होती है, इसलिए इन्हें ऊष्म अर्थात गर्मी देने वाले व्यंजन कहते हैं। अर्थात प्राणवायु की मात्रा इसमें अधिक लगती है, निकलती है और उससे हमें गर्मी महसूस होती है, इसलिए इनको ऊष्म कहा जाता है। छ त्र ज्ञ और स्रा, देखिए छ त्र ज्ञ स्रा, इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब जैसे संयुक्त व्यंजन का प्राय क्या है, 2 व्यंजनों का योग होगा, तो आप देखेंगे का और मूर्धा शा को जब मिला देंगे, माने का और मूर्धा शा को जब जोड़ेंगे तो छ बन जाता है। इसी तरह से ता और रा को जब मिलाते हैं तो त्रा बनता है, जा और या को जब मिलाते हैं तब ज्ञा बनता है, और सा और रा को जब मिलाते हैं तो स्रा बनता है। ये देखिए बिना 2 वर्णों के योग से नहीं बनते हैं, क्योंकि 2 वर्णों का संयोग होता है, मेल होता है, इसलिए इनको संयुक्त स्वर कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। और देखिए ड और ढा, ये 2 ऐसी ध्वनियां हैं, अगर इनके ऊपर हम बिंदी नीचे लगा देते हैं नीचे की तरफ तो इनका उच्चारण या ध्वनि बदल जाती है। कैसे? देखिए डा के नीचे लगाया अड़ा, ढा के नीचे लगाया तो अढ़ा, ये दोनों द्विगुण होते हैं, अर्थात इनके अंदर 2 गुण हैं। एक डा और ढा को उच्चारण करने का गुण होता है, दूसरा गुण क्या है, इन्हें को अड़ा और अढ़ा के रूप में ध्वनि परिवर्तित उच्चारित करने का गुण होता है, इसलिए द्विगुण कहा जाता है। तो 4 ये माने संयुक्त और 2 द्विगुण को मिला करके ये नए व्यंजन माने जाते हैं। ये 6 है, अर्थात लेखन की दृष्टि से हम इस प्रकार से इनका रूप बना लेते हैं और इनकी संख्या 6 हो जाती है। तो जब इन व्यंजनों को हम परस्पर जोड़ देते हैं तो देखिए स्पर्श व्यंजन 25 हो गए, अर्धस्वर 4 हो गए, ऊष्म 4 हो गए, नए व्यंजन 6 हो गए, सबको जोड़ देते तो हो जाता हमारा 39 जो 39 हमारे जब व्यंजन निकल गए तो बाकी अब स्वर कितने होते हैं, अब इसको देखते हैं। देखिए स्वर में अ, आ, ई, उ और ए, ऐ, ओ, औ। अब आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ये हो गए। री अंग अह 3, माने मिलाकर कितना हो गया, 13। अर्थात जो आप पढ़ते हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह, ये सब मिलाकर के 13 ईश्वर हो गए। तो 13 ईश्वर हो गए और 39 व्यंजन हो गए। जब इनको जोड़ देते तो कितना हो जाता है, 52। इसलिए इनकी टोटल संख्या कितनी हो गई, 52 हो गई। अब उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों की संख्या वर्णमाला में कितनी होती है, अब इस पर हम नजर डालते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर देखिए जो हमने लिखा है का से लेकर के मा तक, ये स्पर्श व्यंजन 25, यार अलावा जो आपके अंतस्थ हैं 4, इनको हमने ले लिया। फिर शाखा सहा जो उसमें इनकी संख्या 4 है, इनको ले लिया गया। अब जो छत्रा ज्ञा था और अड़ा और अढ़ा था, तो इसमें देखें छत्रा ज्ञा स्रा ये क्या है, क्योंकि ये संयुक्त हैं, 2 वर्णों के मेल से बने हैं, इसलिए इनको यहाँ पर छोड़ दिया जाता है। अड़ा और अढ़ा ये 2 नए ध्वनि के रूप में आ रहे हैं, उच्चारण के रूप में आ रहे हैं, इसलिए इनको हम अड़ा और अढ़ा को 2 नए व्यंजनों को लेकर के इनकी संख्या जब जोड़ते हैं तो 25 4 4 2 जोड़ देंगे, कितना हो गया, 35 हो गया। तो 35 ये हो गए व्यंजन, और स्वर कितने हो गए, अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। अर्थात इसमें अंग अ और रे को हमने छोड़ दिया, 10 हो गए। तो 35 और 10 को जोड़ते हैं कितना हो जाता है, 45 हो जाता है। इस तरह से अब आप देखेंगे लेखन के आधार पर और उच्चारण के आधार पर जो व्यंजन हैं, जो वर्णमाला में स्वर हैं, उनकी मात्रा भिन्न भिन्न होती है। तो अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि वर्णमाला में लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आप निश्चित रूप से 52 लिखेंगे। वहीं पर उच्चारण की दृष्टि से अगर व्यंजनों की संख्या और स्वरों की संख्या मिला करके पूछा जाए कितने वर्ण होते हैं, तो आप सीधे सीधे 45 लिखेंगे। अब ये पूछा जाए कि लेखन के आधार पर व्यंजन कितने होते हैं, तो आप 39 लिखेंगे। अब केवल ये पूछा जाए हाँ लेखन के आधार पर स्वरों की कितनी संख्या होती है, तो आप 13 बताएंगे। उसी तरह से उच्चारण की दृष्टि से केवल व्यंजनों की संख्या पूछी जाए तो आप उसको केवल 35 बताएंगे। और ये पूछा जाए कि हाँ उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या कितनी होती है, तब आप केवल 10 बताएंगे।
इस तरह से आप इस चार्ट के द्वारा आप बिल्कुल अलग अलग समझ सकते हैं लेखन और उच्चारण में क्या अंतर होता है, इनमें स्वरों को किसको ग्रहण करना है, किसको छोड़ना है, ये सारी बातें आपको उसमें देखने से निश्चित रूप समझ में आ रही होंगी। और रही बात जहाँ तक ध्वनि की, जहाँ तक शब्द की, उच्चारण की या वर्ण की, तो आपको इतना जरूर है कि जैसे हम किसी चीज जब बोलते हैं तो हमारे मुख के भीतर से वायु निकलती है और वह वायु कहीं ना कहीं हमारे कंठ में, गले में, तालू में, मूर्धा में, दांत में, होठ में टकराती है और जब टकराहट होती है, घर्षण होता है तो एक ध्वनि का रूप ले लेती है। वही ध्वनि जब लिपि में के रूप में आती है, किसी संकेत के रूप में, चिन्ह के रूप में आती है, तो ये क्या हो जाते हैं, अक्षर या वर्ण कहलाते हैं। तो इस तरह से वर्णमाला में वर्णों की उत्पत्ति कैसे हुई, ये कहाँ से आए, तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं जब हम वाचिक रूप से किसी चीज को बोलना चाहते हैं, ध्वनि निकालना चाहते हैं, तो वे जब वह लिपि का रूप लेते हैं, एक अक्षर का रूप लेते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। इसी तरह से अगर ये पूछा जाए कि व्यंजन को अर्धमात्रिक क्यों कहते हैं, क्योंकि व्यंजन बिना स्वर के उच्चारित नहीं हो सकते, इसलिए स्वर की सहायता से होते हैं, इसलिए इनको अर्धमात्रिक कहा जाता है। पूछा जाए कि अयोग वाह क्या होता है, तो आप निश्चित रूप से बता सकते हैं कि जिनका योग ना तो स्वरों के साथ हो और ना तो व्यंजनों के साथ हो, जो बिना स्वरों के सहयोग से ना उच्चारित होते हैं, तो ऐसे जो व्यंजन है या वर्ण है वो अंग और रा है, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। इसी तरह से अगर ये पूछा जाए कि अनुनासिक क्या होता है, तो आप सीधे लिखेंगे मुख और नासिका के सहयोग से जिनका उच्चारण, तो उन्हें अनुनासिक वर्ण कहते हैं, चंद्रबिंदु वाले जितने भी हैं। पूछा जाए निरनुनासिक क्या होता है, तो आप सीधे सीधे ही लिखेंगे निरनुनासिक अपराह है जिसका उच्चारण केवल मुख के द्वारा ही होता है, जिसमें नासिका का कोई सहयोग नहीं होता है, उसे निरनुनासिक कहते हैं। अनुस्वार पूछा जाए कि वर्ण कौन से होते हैं, तो आप ये बताएंगे कि जिनका उच्चारण की ध्वनि जो होती है वो नासिका से नाक से निकलती है, उन्हें हम अनुस्वार कहते हैं। विसर्ग कौन सा होता है, अर्थात जिसकी ध्वनि ह के समान होती है, जो स्वरों के बाद प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। तो इस तरह से आप ये सारी चीजों को समझ गए होंगे। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए, इस पर कमेंट करिए, इसको शेयर करिए, और यह चैनल से आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब करिए। और हमारे तमाम वीडियोज को अगर तत्काल प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी सूचना चाहते हैं, हमें जो भी वीडियो तैयार हो रहा है हमको तुरंत मिल जाए, तो इसके लिए आप बेल आइकॉन बटन को जरूर दबाएं। और हिंदी को सरल से सरल रूप से कैसे सीखें, इस पर हम आगे भी वीडियो आपको देते जाएंगे, इसलिए आप निश्चित रूप से इस चैनल से जुड़े रहिए। नई नई चीज़ों को, नए ज्ञान विज्ञान को हम लेकर के आपके सामने आएंगे, आप इसको समझिए। और यह स्तर जो है वह एक नर्सरी से लेकर के उच्च कक्षा तक, प्रतियोगी परीक्षा तक, चाहे जो भी हो, इस सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं। इस वर्णमाला से आप किसी प्रतियोगी परीक्षा को देखेंगे, उसमें तमाम ऐसे प्रश्न आए होंगे जिसका कभी उत्तर देने में हम अपने को असहज महसूस करते हैं। इसलिए आपकी सहायता के लिए हमने इस वीडियो को लेकर के आया। तो आप इसको पढ़ें, देखें, समझें और इसका लाभ लें। बहुत बहुत धन्यवाद।